अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है आप सबका? खैरियत से? उम्मीद है बिल्कुल आप ठीक होंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर सीजर्स। और मॉलिक्यूलर सीजर्स हम क्यों पढ़ रहे हैं? हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी स्टार्ट किया हुआ है। उसका जो डे 1 का लेक्चर था वो था हाउ टू गेट जीन ऑफ इंटरेस्ट। आपने देखा होगा, सुना होगा, समझा होगा। आज जो है सेकंड कंपोनेंट है मॉलिक्यूलर सीजर्स। ये क्या होते हैं, ये कहाँ से आते हैं, इनका हमें क्या फ़ायदा है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ये कैसे इस्तेमाल होते हैं, ये बातें आज हमने पढ़नी है। तो सबसे पहले जनाब, मॉलिक्यूलर सीजर्स जो होते हैं इनको आप अलग अलग नाम दे सकते हो। आप इनको बायोलॉजिकल सीजर्स का नाम भी दे सकते हो, आप इनको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का नाम भी दे सकते हो, आप इनको न्यूक्लिएजेस का नाम भी दे सकते हो। तो जो आपकी बुक में मोस्टली इस्तेमाल हुआ है वो ये है कि हम इनको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बोलते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बोलते हैं। अच्छा जी, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ जो है वो आपको ये पता होना चाहिए कि ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं ये है क्या। ये नेचुरली अकरिंग एंजाइम्स हैं बैक्टीरिया के, और बैक्टीरिया ने क्यों रखे हुए हैं, ये उसके डिफेंस सिस्टम के एंजाइम हैं। और डिफेंस सिस्टम किसके अगेंस्ट? आपने बैक्टीरियोफेजिस का नाम सुना होगा। तो बैक्टीरिया ने बैक्टीरियोफेजिस को, यानी कि वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, उनको, उनके जीनोम को, उनके डीएनए को, उनके आरएनए को चॉप करने के लिए, कट करने के लिए ये एंजाइम्स रखे हुए हैं। ये उसके डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। तो हम जनाब पहली बात ये लिख लेते हैं कि ये नेचुरल एंजाइम्स हैं ऑफ बैक्टीरियल डिफेंस सिस्टम, बैक्टीरियल डिफेंस सिस्टम। और बैक्टीरियल डिफेंस सिस्टम में क्यों है? क्योंकि बैक्टीरिया इस्तेमाल करता है, इनको इस्तेमाल करते हैं अगेंस्ट वायरसेस। कौन से वायरसेस? आपको पता है बैक्टीरियोफेजिस। बैक्टीरियोफेजिस को उनके जीनोम को चॉप करने के लिए, कट करने के लिए ये बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं इन वायरसेस को। अच्छा, दूसरी बात ये है कि भाई हमें कैसे पता चला कि ये इस तरह के कोई एंजाइम होते हैं? तो एक साइंटिस्ट था हैमिल्टन ओ स्मिथ, डिस्कवर्ड बाय हैमिल्टन ओ स्मिथ, हैमिल्टन ओ स्मिथ इन 1970 में पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो डिस्कवर हुआ और हैमिल्टन और स्मिथ ने डिस्कवर किया। उसके बाद पता चला कि इस तरह के कोई एंजाइम्स होते हैं और इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, टोटल आज तक जो है वो अप्रोक्सीमेटली 400 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं वो मौजूद है आपके पास। 400 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं आपके पास जो डिस्कवर हो चुके हैं, 400। लेकिन उसमें से 20 ऐसे हैं जो आप फ्रीक्वेंटली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करते हो। तो आप जो है वो 20 जो है आर बीइंग यूज्ड इन आर डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, 20 जो है वो आर डीएनए टेक्नोलॉजी में आप यूज करते हो, फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल कर रहे हो। ये 20 क्यों इस्तेमाल कर रहे हो जी? इसके पीछे जी 2 रीजंस हैं। एक रीजन ये है कि इन 20 के पीछे की रीजंस क्या है? 2 रीजंस हैं जी। एक रीजन ये है कि इनमें एंजाइम्स 2 तरह के होते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का जो ग्रुप है इसमें 2 तरह के एंजाइम्स होते हैं। एक को आप बोलते हो एक्सोन्यूक्लियेजेस और एक को आप बोलते हो एंडोन्यूक्लियेजेस। एक्सोन्यूक्लियेजेस वो होते हैं
जो किसी भी सपोज दैट ये डीएनए है, इसको काटना है तो वो इस डीएनए को किसी एक साइड से काटेंगे ऐसे, और इसको दो पीस बना देंगे। साइड से काटते हैं, बाहर की तरफ से काटते हैं, सेंटर से कोई पीस निकाल के आपको नहीं देते, वन साइडेड कट लगाते हैं, डीएनए को दो पीस में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन हमेशा बॉर्डर लाइन की तरफ से काट रहे होते हैं, साइड से काट रहे होते हैं। तो हम उन एंजाइम्स को कह रहे होते हैं कि भाई वो जो होते हैं वो हमारे पास कहलाते हैं एक्सोन्यूक्लियेसेस। एक्सोन्यूक्लियेसेस। दूसरी जो हमारे पास टाइप है वो कहलाती है एंडोन्यूक्लियेसेस। ये वो एंजाइम होते हैं जो कि डीएनए को दो जगह से काटते हैं, एक पीस डीएनए का निकालने के लिए, किसी सेंटर से काटने के लिए, जैसे आप कहते हो कि क्रोमोसोम्स में से जीन को आइसोलेट करना है। अभी क्रोमोसोम्स में जीन के आगे भी बहुत सारा डीएनए मौजूद है, जीन के पीछे भी बहुत सारा डीएनए मौजूद है, और आपने सेंटर का एक पीस निकालना है जिसको आप जीन कहते हो। तो वो जो जीन है उसको चॉप करने के लिए आपको इस तरह का एंजाइम चाहिए जो जीन को सेंटर से जाके निकाले और जीन के दोनों एंड को कट कर सके। तो उन एंजाइम्स को हम कहते हैं जी एंडोन्यूक्लियेसेस। अब आप जो इस्तेमाल करते हो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में एक्सोन्यूक्लियेसेस का यूज नहीं कर रहे होते, आप हमेशा चूज करते हो कि आपको एंडोन्यूक्लियेसेस मिले, आप इनका इस्तेमाल करते हो। तो पहली तो बात यह है कि जी इन 400 में से बहुत सारे जो एक्सोन्यूक्लियेसेस है वो एंडोन्यूक्लियेसेस नहीं है, इसलिए आप उनको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरी चीज जो आपके पास है वो ये है कि भाई चॉपिंग करने का हर एक का अपना एक मेथड है, ठीक हो गया। और चॉपिंग करने का मेथड है जिसकी बेस पर जो चॉप्ड मटेरियल होता है, जो कट डीएनए होता है, जो पीस बनता है, उसमें दो तरह के एंड्स क्रिएट होते हैं, और उनमें से एक एंड को आप कहते हो ब्लंट एंड और एक को आप कहते हो स्टिकी एंड। जो ब्लंट एंड है उसकी आपको जरूरत नहीं है, जबकि स्टिकी एंड आपके लिए फायदेमंद चीज है। तो लिहाजा आप क्या करते हो कि आप वो वाले एंजाइम्स एंडोन्यूक्लियेसेस में से भी वो वाले इस्तेमाल करते हो जो कि ब्लंट एंड नहीं बनाते बल्कि स्टिकी एंड बनाते हैं। इसलिए 400 में से टोटल जो है 20 एंजाइम्स आप इस्तेमाल कर रहे होते हो। तो भाई ये जो चॉपिंग एबिलिटी है इसकी बेस पर, चॉपिंग एबिलिटी है इसकी बेस पर ये एंजाइम्स फिर दो तरह के एंड्स क्रिएट करते हैं, ठीक हो गया। एंड्स क्रिएशन है इनकी, और उनमें से एक जो है वो क्रिएट करते हैं ब्लंट एंड और दूसरे जो है वो क्रिएट करते हैं स्टिकी एंड। ब्लंट एंड और स्टिकी एंड। अब ये ब्लंट एंड क्या होता है और स्टिकी एंड क्या होता है? अगर डीएनए का एक मॉलिक्यूल है ये डीएनए का, और इसको कोई एंजाइम जो है वो चॉप करता है, ठीक है, और वो इसको ऐसे काटता है कि इसके जो दो हिस्से बन रहे हैं उसके दोनों स्ट्रैंड्स का साइज इक्वल हो, जितना साइज नीचे वाले का है उतना ही साइज ऊपर वाले का हो, और ये दोनों एंड इस तरह के क्रिएट हो रहे हैं कि जिसमें जितना नीचे वाले स्ट्रैंड का साइज है उतना ही ऊपर वाले स्ट्रैंड का साइज है। कोई सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं हो रहा, इक्वल स्ट्रैंड्स काटे जा रहे हैं। तो हम ऐसे बनने वाले एंड्स को कहते हैं ब्लंट एंड। अब इस ब्लंट एंड का मसला क्या है कि अगर मैंने कोई वेक्टर है जो प्लाज्मिड है जिसमें मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट करना है, तो मैं उसको काटना चाह रहा हूं, मैंने उसको बीच में से कटवाया, उसके इस तरह के एंड्स क्रिएट हुए और ब्लंट वाले स्टिकी नहीं है, तो मैंने अपना जीन जो बीच में इसके इंसर्ट करना है वो जीन की लाइगेशन में मुझे बहुत सारे इश्यूज होंगे, जीन की लाइगेशन डिफिकल्ट होगी, जीन की लाइगेशन इम्प्रॉपर होगी, बहुत मुश्किल काम होगा। लिहाजा ये वाले जो एंड्स हैं जो इक्वल है मुझे ये वाले नहीं चाहिए। तो मुझे कौन से वाले एंड्स चाहिए? मुझे दूसरे वाले एंड्स चाहिए जिनको मैं ब्लंट ना बल्कि स्टिकी एंड बोलूं। वो एंड्स कौन से होते हैं कि अगर कोई डीएनए का पीस हो, ठीक है, उसको जब कोई एंजाइम चॉप करे तो चॉप करने के बाद उसके जो दो स्ट्रैंड्स पैदा हो रहे हो उसमें हमेशा एक स्ट्रैंड से दूसरा स्ट्रैंड बड़ा हो, वो जो दो पीस है उनमें इस तरह की क्रिएशन हो कि दो पीसेस
का जो स्ट्रैंड्स क्रिएट हुए हैं उनमें एक के पास भी सिंगल स्ट्रैंड बहुत सारा एरिया मौजूद हो, दूसरे के पास भी बहुत सारा सिंगल स्ट्रैंडेड एरिया मौजूद हो। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जब मैं अपना जीन इंसर्ट करूंगा तो जीन भी सेम एंजाइम से काटूंगा, वो जो सेम एंजाइम से कटा हुआ जीन होगा उसके पास भी इस तरह के हिस्से होंगे, तो मेरा जो जीन होगा वो बड़ा इजीली यहां पर लाइगेट कर सकता है, वो बड़ा इजीली यहां पर जुड़ सकता है। उसके जुड़ने के लिए आसानी पैदा क्यों हुई? आसानी इसलिए पैदा हुई कि ये जो एंड है सिंगल स्ट्रैंड वाला, ये मेरे जो भी मैं डीएनए इंसर्ट करूंगा उसके सेकंड वाले स्ट्रैंड को, सिंगल स्ट्रैंड को अपने साथ इजीली लाइगेट कर सकेगा। ये वाला सिंगल स्ट्रैंड मेरे जीन के साथ, जीन के सिंगल स्ट्रैंड के साथ इजीली बाइंड कर सकेगा और ये वाला भी सिंगल स्ट्रैंड मेरे जीन के सिंगल स्ट्रैंड के साथ दूसरी तरफ से बाइंड कर सकेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरह की लाइगेशन करना ये ज्यादा सूटेबल है। जीन ऑफ इंटरेस्ट बड़ा जबरदस्त तरीके से इंसर्ट हो सकता है, उसकी और प्लाज्मिड की लाइगेशन बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि आपको पता है ऑपोजिट स्ट्रैंड्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, तो जो कंप्लीमेंटेरिटी है वो सिंगल स्ट्रैंड में बहुत अच्छी होती है और वो जो ब्लंट एंड है वहां पर जुड़ना पॉसिबल नहीं है, वहां पर फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड बनाना पड़ेगा। फास्फोडाइईस्टर बॉन्ड की निस्बत यहां लाइगेशन आसान है, यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग बननी है, तो लिहाजा ये जो स्ट्रैंड्स क्रिएट होते हैं इस तरह के, हम इन स्ट्रैंड्स को कहते हैं, ये वाले जो स्ट्रैंड्स हैं हम इनको बोलते हैं स्टिकी एंड्स। ये जो एंड्स क्रिएट हुए हैं हम इनको बोलते हैं स्टिकी एंड्स, और जो स्टिकी एंड है वो एंजाइम जो स्टिकी एंड पैदा करेंगे वो हमारे लिए सूटेबल है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में उनको यूज करना ज्यादा सूटेबल है, लिहाजा इन 400 में से 20 ऐसे हैं जो स्टिकी एंड्स पैदा कर रहे होते हैं, तो लिहाजा हम फिर इनमें से 20 को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये तादाद बढ़ चुकी है, ये काफी पुराना फिगर है, लेकिन आपके सिलेबस में चूंकि यही है तो मैं सिर्फ इसी की बात कर रहा हूं। अच्छा जी, अब ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं ये डीएनए को किसी जगह से काटते हैं, तो इनके लिए एक हम सेंटेंस यूज करते हैं। वो सेंटेंस क्या होता है? वो सेंटेंस ये होता है कि हर एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की अपनी रिस्ट्रिक्शन साइट होती है। ईच रिस्ट्रिक्शन एंजाइम possess its own restriction site। अब वो जो रिस्ट्रिक्शन साइट होती है, वो रिस्ट्रिक्शन साइट मतलब काटने की जगह। आप किसी डीएनए पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाल देते हो तो वो हर जगह से जाके उसको चॉप नहीं कर सकता। वो एक एंजाइम है, वो रीड करेगा डीएनए को, रीड करने के बाद जहां पर उसको अपनी रिस्ट्रिक्शन साइट मिलेगी वो उसे वहां से काटेगा। अब ये रिस्ट्रिक्शन साइट होती क्या है? रिस्ट्रिक्शन साइट होती है जी तकरीबन 4 to 6 न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस होता है। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है, ठीक हो गया। और ये सीक्वेंस होता क्या है कि डीएनए के जो 2 स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है, उन 2 स्ट्रैंड में हम अगर ऊपर वाले स्ट्रैंड में सीक्वेंस को रीड करके जा रहे हैं तो जहां तक 6 न्यूक्लियोटाइड पूरे होंगे वहां से नीचे जब हम रीड करना शुरू करेंगे नीचे वाले न्यूक्लियोटाइड को, तो उसको जब हम रिवर्स रीड करेंगे सेम ऊपर वाला सीक्वेंस बनेगा। ठीक हो गया, यानी कि कंप्लीमेंट्री होंगे, ऑपोजिट स्ट्रैंड्स में कंप्लीमेंटैरिटी होगी, और ऐसा होगा कि जो फॉरवर्ड सीक्वेंस होगा नीचे वाले स्ट्रैंड में वही सीक्वेंस बनेगा लेकिन इन रिवर्स ऑर्डर। हम ऐसे सीक्वेंसेस को कहते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होते हैं भाई? हम एक एंजाइम की एग्जांपल लेते हैं, EcoR1। EcoR1 एक हम एग्जांपल ले रहे हैं एंजाइम की EcoR1। अब इस EcoR1 का जो रिस्ट्रिक्शन साइट है वो मैं आपके सामने पेश करता हूं। EcoR1 की जो रिस्ट्रिक्शन साइट है वो
ऐसे सीक्वेंसेस से बनी हुई है। अभी आपको ये सारी की सारी बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। इको R1 की जो रिस्ट्रिक्शन साइट है वो ऐसे है कि उसमें एक न्यूक्लियोटाइड है C, फिर न्यूक्लियोटाइड है G, फिर न्यूक्लियोटाइड है A, फिर है T, फिर उसके बाद है C और फिर है G, ठीक है। ये एक सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस का मैं नीचे वाले स्ट्रैंड पर सीक्वेंस बनाता हूं, वो ये बनेगा जी G के अपोजिट क्या लगेगा जी C, ठीक है। और फिर C के अपोजिट G, T के अपोजिट A, T के अपोजिट A के अपोजिट T, A के अपोजिट P, G के अपोजिट C और C के अपोजिट G लगेगा। अब जो सीक्वेंस मैं ऊपर रीड कर रहा हूं C G A A T T C G, नीचे भी वही है C G A A T T C G। अब ये वो सीक्वेंस है जो एग्जाम्पल बन रही है किसकी, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की, कि वही रीडिंग जो फॉरवर्ड में चल रही है वही इधर मुझे रिवर्स में मिलेगी, ठीक है। अब ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। इको R1 जो एंजाइम है उसकी खासियत ये है कि वो अपने इस सीक्वेंस में जो कट लगाता है वो G और A के बीच के बॉन्ड को काटता है, G और A के बीच के बॉन्ड को काटता है। ये इसे ऐसे काटेगा, यहां से आगे ये बड़ा पीस अलग, ये छोटा पीस अलग, ऊपर वाला स्ट्रैंड, नीचे वाले स्ट्रैंड पे वो इधर से रीड करेगा। जब इधर से रीड करेगा फिर दोबारा से G और A वाली जगह आएगी, इसको यहां से काटेगा। अब ये बड़ा वाला स्ट्रैंड अलग, वो अलग, तो ये जो दो स्ट्रैंड क्रिएट होंगे, अगर आप इनको चेक करो तो ये दो स्ट्रैंड